Okay, good evening to all. Says Summer School Fundamental and Application of Thermal Engineering Module 5 Concept used in ice engine and application in thermal power plant by the Yogesh Agrawal, Associate Professor from the Mechanical Department, SIIT Excellence College. What is a power producing device? That is the ice engine, 4-stroke petrol and diesel engine, 2-stroke petrol and diesel engine, turbine, impulse reaction and boilers. These are the power producing devices. Okay. What is the meaning of ice engine? Ice engine means the mechanical device which convert the one form of energy into the another form. And the another definition in which the combustion taking place inside of the engine cylinder, that is called also ice engine. Just like a aircraft engine, automobile engine, this is also called a ice engine. Ice engine means where the combustion is taking place inside of the engine, that is called a ice engine. It is the general figure of the ice engine in which the valve direction is given here. The two inlet valve and the two exhaust valve is given here, and the cylinder piston arrangement is given here, where the combustion is taking inside of the engine cylinder. That's why it is calling the internal combustion engine. क्योंकि combustion जो है engine cylinder के अंदर होता है, इसलिए इस engine को ice engine का नाम दिया जाता है. क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन. आइस इंजन किस तरीके से आइस इंजन को क्लासिफाइड कर सकते हैं? पहला जो मोड है वो साइकिल ऑफ ऑपरेशन के बेस पे है. 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक. ये हम बहुत छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक का मतलब क्या. मार्केट में दो तरह की गाड़ी आती है, एक आती है 2 स्ट्रोक, दूसरी आती है 4 स्ट्रोक. तो 4 स्ट्रोक इंजन वो इंजन होता है जहाँ की क्रैंक शाफ्ट के दो रेवोल्यूशंस पे सारी वर्किंग कंप्लीट होती है. वर्किंग का मतलब होता है सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन और एग्जॉस्ट. जबकि 2 स्ट्रोक इंजन वो इंजन होता है जहां पे क्रैंक शाफ्ट के एक रेवोल्यूशंस में पिस्टन इंजन सिलेंडर की सारी वर्किंग कंप्लीट होती है. तो सक्शन और कंप्रेशन एक स्ट्रोक्स में होते हैं, जबकि एक्सपांशन और एग्जॉस्ट अलग अलग स्ट्रोक में होते हैं. जबकि 4 स्ट्रोक के केस में आप जो देख रहे थे, 4 स्ट्रोक के केस में यहाँ पे हर एक वर्किंग सक्शन, कंप्रेशन और आपकी जो भी वर्किंग थी, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट, ये सब अलग अलग स्ट्रोक्स में होती है. अब थर्मोडायनेमिक साइकिल की बात करें तो दूसरे मोड पे तो ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ड्यूल साइकिल, ये सेकंड मोड पे है. तीसरा है मेथड ऑफ इग्निशंस. मेथड ऑफ इग्निशंस की बात करेंगे किस तरीके से वहां पे अंदर कंबशन की प्रोसेस इनिशिएट हो रही है. उस बेस पे यदि क्लासिफाइड करेंगे तो स्पार्क इग्निशन इंजन और कंप्रेशन इग्निशन इंजन. तो दैट इज द ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ इग्निशंस. नंबर ऑफ सिलेंडर्स के बेस पे यदि क्लासिफाइड करेंगे तो सिलेंडर और मल्टी. कूलिंग सिस्टम के बेस पे यदि क्लासिफाइड करेंगे तो देखा होगा आपने, 2 व्हीलर्स में आपकी फिन्स लगी रहती हैं एल्युमिनियम वाली, उसके बेस पे कर सकते हैं. तो एयर कूल्ड इंजन, वाटर कूल्ड इंजन, ऑयल कूल्ड इंजन. जो हैवी टाइप के इंजन रहते हैं वो ऑयल कूल्ड इंजन रहते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली एयर और वाटर से कूल नहीं होते हैं. फिर यदि बात करेंगे कि फ्यूल यूज के बेस पे किस तरीके का फ्यूल यूज हो रहा है, तो उसके बेस पे यदि हम क्लासिफाइड करेंगे तो पेट्रोल, डीजल एंड गैस, इसके बेस पे भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि यदि पेट्रोल यूज करेंगे तो उसका नाम पेट्रोल इंजन बोल देंगे, डीजल यूज करेंगे तो डीजल बोल देंगे, और गैस यूज करेंगे तो गैसोलीन इंजन बोल देंगे. ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, यदि स्पीड के बेस पे यदि हम बात करेंगे तो हाई स्पीड की इंजन होते हैं, लो स्पीड के इंजन होते हैं और मीडियम स्पीड के इंजन होते हैं. हाई स्पीड इंजन उनको बोलते हैं जहाँ पे कि पिस्टन सिलेंडर की जो आरपीएम रहती है वो 300 से आरपीएम से ज्यादा रहती है, उसे हाई स्पीड बोलते हैं. जहाँ पे आपकी आरपीएम जो है रहती है 100 आरपीएम से लेस देन रहती है, उसे लो स्पीड बोलते हैं. मीडियम स्पीड में 100 से 300 आरपीएम तक चलता है इंजन सिलेंडर पर मिनट. 1 मिनट में 300 आरपीएम तक हो जाता है. एप्लीकेशन की यदि हम बात करेंगे तो ऑटोमोटिव इंजन है, एयरक्राफ्ट इंजन है, मैराइन एप्लीकेशन है और जनरेटर सेट है. इनके बेस पे भी हम क्लासिफाइड कर सकते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ आइस इंजन के में अलग जो मोड है यदि आपका आता है, नेक्स्ट मोड, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर्स. वर्टिकल सिलेंडर, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, वी टाइप इंजन, रेडियल इंजन, अपोज सिलेंडर, अपोज पिस्टन. दीज आर द अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ द सिलेंडर्स. तो वर्टिकल सिलेंडर रहेगा, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर रहेगा, और जो वी टाइप का है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि कॉमन क्रैंकशाफ्ट रहती है और डिफरेंट इंजन पिस्टन सिलेंडर रहते हैं. ये वी टाइप के इंजन आजकल काफी चल गए हैं, मार्केट में खूब आते हैं. वर्टिकल टाइप का तो शुरुआत से ही आ रहा था. ओरिएंटल टाइप के पहले चला करते थे, बंद हो गए हैं. अब वर्टिकल टाइप के आते हैं. वर्टिकल में नया एडवांसमेंट है वी टाइप का इंजन. रेडियल टाइप के इंजन, ये मल्टी जो सिलेंडर की गाड़ी रहती है वहां पे रेडियल टाइप के इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं. अपोज सिलेंडर जो गाड़ी रहती है
अपोज सिलेंडर की गाड़ियां जो रहती हैं वो आपकी वो ओल्ड डेज में इस्तेमाल की जाती थी, अब नहीं होती है। अपोज पिस्टन वाली गाड़ियां आजकल इस्तेमाल ज्यादा हो रही हैं मार्केट में। ठीक है, तो दिस इज द अनदर मोड ऑफ द क्लासिफिकेशंस, अरेंजमेंट ऑफ सिलेंडर बेसिस। व्हाट इज द टर्मिनोलॉजी? टर्मिनोलॉजी क्या है? बोर क्या है, स्ट्रोक क्या है, टीडीसी क्या है, बीडीसी क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या है, स्विफ्ट वॉल्यूम क्या है, कंप्रेशन रेशियो। जैसे ह्यूमन बॉडी में एक आपकी नोज होती है, दो आईज होती है, दो ईयर होते हैं, आपके टीथ होते हैं। इस तरीके से इंजन को भी क्लासिफाइड किया गया है टर्मिनोलॉजी के बेस पे कि बोर क्या है, बोर इज द सिलेंडर डायमीटर, स्ट्रोक इज द स्ट्रोक लेंथ जो कि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी, टॉप डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। टीडीसी मतलब जब पिस्टन अपनी स्ट्रीम हाईएस्ट कंडीशन पे रहता है उसे हम टीडीसी बोलते हैं या टॉप डेड सेंटर बोलते हैं। और जब पिस्टन जो है आपकी लोएस्ट स्ट्रीम कंडीशन पे रहता है तो उसे बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। मतलब जब पिस्टन ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है और जो उसकी कंडीशन रहती है लोअर स्ट्रीम कंडीशन की, इससे नीचे नहीं जा पाएगा, उसे बॉटम डेड बोल देंगे। और पिस्टन जब एक बार ऊपर चला जाता है बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ, और उसकी स्ट्रीम जो कंडीशंस रहती है अपर हाईएस्ट कंडीशन, उससे बाद ऊपर नहीं आ सकता, उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। क्लियरेंस वॉल्यूम, टॉप डेड सेंटर के बाद जाने के बाद जो वॉल्यूम खाली रह जाता है वहां पे की, या बोलना चाहिए जगह स्पेस खाली रहती है, तो वहां पे जो भी वॉल्यूम इकट्ठा रहता है एयर फ्यूल मिक्सचर का, उसे हम क्लियरेंस वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। स्विफ्ट वॉल्यूम का मतलब होता है जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर नीचे की ओर ट्रेवल करता है और वॉल्यूम यदि शिफ्ट करता है तो उसे हम स्विफ्ट वॉल्यूम के नाम से जानते हैं। कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो इट इज अ रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम अपॉन ऑन द क्लियरेंस वॉल्यूम। कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर स्ट्रोक इंजन, एक फोर स्ट्रोक इंजन के लिए कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? दैट इज द इनलेट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, वाल्व कवर एंड स्पार्क प्लग, एग्जॉस्ट पोर्ट, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, ये कनेक्टिंग रॉड है, पिस्टन दिस इज द पार्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट आपका ये लगा हुआ है, यहाँ पे होता है रोड रॉड बेयरिंग्स, ये रॉड बेयरिंग्स के नाम से जानी जाती है। क्रैंक साफ्ट, ये क्रैंक साफ्ट है आपकी। ऑयल सम्प वाला एरिया रहता है ऑयल सम्प का, ऑयल पेन ये वाला एरिया है, इंजन ब्लॉक ये वाला एरिया है, कूलेंट आपका ये वाला पार्ट कहलाता है, हेड आपका ये वाला पार्ट कहलाता है, इनटेक पोर्ट ये कहलाता है, वॉल्व कवर ये कहलाता है, इनटेक वॉल्व ये कहलाता है, केम साफ्ट ये कहलाती है। ओके, तो ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं फोर स्ट्रोक के कंपोनेंट हैं, कंपोनेंट्स ऑफ द फोर स्ट्रोक इंजन। ये एक बोलना चाहिए वर्टिकल सिलेंडर इंजन के लिए कंपोनेंट बताए गए हैं। तो मूवमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक होता है। दिस इज द टॉप डेड सेंटर कंडीशन। तो दिस इज टीडीसी टॉप डेड टू बॉटम डेड, यहाँ से पिस्टन ट्रेवल करेगा और यहाँ नीचे आएगा, तो बीडीसी हियर इज द कंडीशन बॉटम डेड सेंटर। फोर स्ट्रोक साइकिल, फोर स्ट्रोक साइकिल में आपकी चार प्रोसेस दिख रही है, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और ये एग्जॉस्ट। सक्शन व्हेन द प्रेशर इज डिफरेंसिंग टेकिंग प्लेस, ओनली द इनलेट वाल्व इज ओपन, तो इनलेट वाल्व जो ओपन होगा तो एयर फ्यूल मिक्सचर जो है अंदर आएगा कार्बोरेटर से और पिस्टन को फोर्स मिलेगा तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो करेगी। फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है तो क्रैंक शाफ्ट थोड़ी सी और घूमेगी और कंप्रेशन की प्रोसेस चालू होगी, पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम द बीडीसी टू टीडीसी, ऊपर की तरफ जा रहा है। देन उसके बाद जैसे एक्सपांशन होगा पावर होगा, मतलब यहाँ पे पावर स्ट्रोक की बात कहाँ से चालू होगी, जब स्पार्क प्लग यहाँ पे स्पार्किंग कर देगा, तो जैसे स्पार्किंग करेगा, स्पार्किंग करने से यहाँ पे गैसेस फ्लो होंगी, गैसेस के फोर्स से यहाँ पे पिस्टन को मदद मिलेगी, फिर ऊपर से नीचे की तरफ उतरेगा और यहाँ पे पावर मिलेगी। Then exhaust process when the crankshaft again revolve here 180 degree. Here the exhaust process is taking place when the piston is moving from the bottom dead center to top dead center. Exhaust process is taking place by the exhaust valve. Okay. Intake stroke. Intake valve open है. पिस्टन मूव डाउन 1/2 टन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट का यदि आधा मूव करती है तो उसे इंटेक स्ट्रोक के नाम से जानते हैं। पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम द टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर। उस केस में यहाँ पे जो एग्जॉस्ट वाल्व है ये बंद रहेगा, स्पार्क प्लग यहाँ पे लगा हुआ है और एयर एंड फ्यूल जो मिक्सचर है इट इज सप्लाइंग फ्रॉम द कार्बोरेटर साइड, कंबशन चैम्बर से होते हुए यहाँ पे आएगा और उसके
Please mute. Please mute. Please mute. Amardeep. Amardeep, please mute. A vacuum is created during the pressure differences when the air fuel mixture is coming from this side. Air fuel mixture is coming from this side. Atmospheric pressure when the falls from the surrounding pressures, and the air fuel mixture into the cylinder coming from the carburetor side. Compression stroke when the piston is moving from, when the crankshaft is revolving and the piston is moving from the BDC to TDC. Here the combustion chamber completing the compression process. Combustion chamber जो है compression process को complete करेगा. पिस्टन जो मूव करेगा उस टाइम पे दोनों वॉल्व, ये इनलेट वॉल्व, इनटेक वॉल्व और जो एग्जॉस्ट वॉल्व है, दोनों वॉल्व बंद रहेंगे. स्पार्क प्लग यहाँ पे कुछ भी काम नहीं करेगा अभी. जैसे ही वो ऊपर पहुंचेगा वहां पे स्पार्किंग विल बी बिगन टेकन प्लेस, and at this moment valve close, piston moves half ton of the crankshaft, air fuel mixture is compressed, fuel start to vaporize and heat begins to build up. पावर स्ट्रोक की बात करेंगे तो यहाँ पे स्पार्क प्लग स्पार्किंग करेगा जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ रहेगा. valve remaining both condition in the closed conditions. Spark plug fire igniting the fuel mixture. Spark plug sparking कर रहा है fuel mixture को ignite करने के लिए. Piston move down 1/2 tons of the crankshaft. Heat is converted to the mechanical energy. जो heat energy रहेगी वो mechanical energy में convert होगी. Exhaust stroke की बात करेंगे तो exhaust valve is open. Piston move up to the crankshaft makes 1/2 tons. Exhaust gases are pushed out of polluting the atmosphere. तो गैसेस जो है बाहर निकल रही है किसके द्वारा, एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा निकल रही है, बट इनलेट वाल्व उस टाइम पे क्लोज रहेगा. यदि इनलेट वाल्व को खोल देंगे तो जो फ्रेश चार्ज एयर फ्यूल मिक्सचर है वो भी मिक्सअप हो जाएगा जिससे कि थर्मल एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी. इस कारण से यहाँ पे 4 स्ट्रोक की प्रोसेस कंप्लीट होती है और बोलना चाहिए 4 स्ट्रोक की गाड़ियां इसलिए रेफर की आती हैं ताकि जो चार्ज है फ्रेश एयर फ्यूल चार्ज वो एग्जॉस्ट वाल्व के साथ एग्जॉस्ट गैसेस के साथ में मिक्सअप ना होने पाए. 4-stroke cycle animations here, it is when the fuel is coming from the sides and the compression is taking place when the piston is moving from BDC to TDC. तो यहाँ पे इस तरीके की वर्किंग होती है. 2-stroke इंजन की बात करेंगे तो 2-stroke के केस में वॉल्व नहीं होते, पोर्ट होते हैं. तो पोर्ट यहाँ पे 3 पोर्ट्स होते हैं. एक ट्रांसफर पोर्ट आप जो देख रहे हैं यहाँ पे होता है, एक आपका यहाँ पे इनलेट पोर्ट होता है और एक यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट होता है. तो 3 पोर्ट होते हैं इंस्टेड ऑफ द वॉल्व. तो यहाँ पे जो चारों प्रोसेस है वो पिस्टन के 2 स्ट्रोक्स में कंप्लीट होती है. तो 2 प्रोसेस आपकी जो कि सक्शन और कंप्रेशन होती है. व्हेन द पिस्टन इज मूविंग फ्रॉम द BDC to TDC, then process is completed, and where the expansion is completed, piston is moving from the TDC to BDC, the expansion and exhaust both process will be completed. 2-stroke, this is the animations. Diesel animations. What is the difference between the petrol and diesel engine? क्या differences रहते हैं पेट्रोल और डीजल इंजन के बीच में? तो पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल में वर्क करता है, डीजल इंजन डीजल साइकिल में वर्क करता है, जैसा कि हमने बात की एयर स्टेट साइकिल में. पेट्रोल इंजन के केस में एयर फ्यूल मिक्सचर सक्शन स्ट्रोक में आता है, जबकि डीजल इंजन के केस में ओनली एयर जो है अंदर आती है ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक. स्पार्क प्लग इज नीडेड इन दिस केस ऑफ पेट्रोल इंजन. नो स्पार्क प्लग इज नीडेड. Compression ratio, that is called also in short form CR, that is in 6 to 12, and the compression ratio here 14 to 22. Low efficiency here the high efficiency. Efficiency basically are the two types, thermal efficiency and the mechanical efficiency. तो thermal efficiency की यदि बात करेंगे तो यहाँ की जो thermal efficiency रहती है कम रहती है कंपेरियन टू डीजल इंजन. जबकि मैकेनिकल एफिशिएंसी की बात करेंगे तो पेट्रोल इंजन में कंपेरियन टू डीजल इंजन नंबर ऑफ पार्ट्स जो है कम होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ की जो एफिशिएंसी रहती है ज्यादा रहती है. तो यहाँ पे जो एफिशिएंसी दिखाएगी थर्मल एफिशिएंसी दिखाएगी है, इसकी लो एफिशिएंसी है, इसकी हाई एफिशिएंसी है. पेट्रोल इंजन लाइट इन वेट रहता है. जो पुरानी लूना आती थी आप देखिए बहुत हल्की रहती है, और कंपेरियन टू आपका एक ट्रक जो रहता है काफी हैवी रहता है. ये काफी सस्ता रहता है पेट्रोल इंजन. आप यदि मार्केट में खरीदने जाएंगे लूना वगैरह को तो काफी सस्ता मिल जाएगा, जबकि ये कॉस्टली रहता है. यहाँ पे वाइब्रेशन वगैरह नॉइज वगैरह बहुत ज्यादा रहता है पेट्रोल इंजन के केस में, जबकि इस केस में बहुत कम रहता है. इसके केस में बहुत ज्यादा रहता है क्योंकि पेट्रोल इंजन में नंबर ऑफ पार्ट्स जो रहते हैं बहुत कम इस्तेमाल किए जाते हैं. मोटरसाइकिल, कार, लाइट ड्यूटी व्हीकल्स जितने भी इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें बोलना चाहिए यहाँ पे पेट्रोल इंजन को इस्तेमाल किया जाता है, जबकि ट्रक, बसेस एंड द जनरेटर सेट यहाँ पे आपका डीजल इंजन इस्तेमाल किया जाता है. अब बात करेंगे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन के बीच में डिफरेंसेस की. तो एक साइकिल यहाँ पे एक रेवोल्यूशन होते हैं, 2 स्ट्रोक्स होते हैं. क्रैंकशाफ्ट का एक रेवोल्यूशन ही होता है,
यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट के 2 रेवोल्यूशंस होते हैं, 4 स्ट्रोक्स होते हैं। हर एक स्ट्रोक में अलग अलग प्रोसेस होती है। सक्शन अलग स्ट्रोक में होगा तो सक्शन स्ट्रोक बोलेंगे, कंप्रेशन अलग स्ट्रोक में होगा तो कंप्रेशन स्ट्रोक बोलेंगे, एक्सपांशन अलग स्ट्रोक में होगा तो एक्सपांशन स्ट्रोक बोलेंगे, और एग्जॉस्ट अलग स्ट्रोक में होगा तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोलेंगे। जबकि यहाँ पे 2 स्ट्रोक में चारों वर्किंग हो जाती है। एक पावर स्ट्रोक पर रेवोल्यूशन मिलता है। क्रैंकशाफ्ट यदि एक बार घूमेगी तो एक बार पावर स्ट्रोक मिलेगा, जबकि यहाँ पे क्रैंकशाफ्ट के 2 रेवोल्यूशन पे एक बार पावर मिलती है। यहाँ पे पोर्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट, एग्जॉस्ट पोर्ट। टीचर पढ़ावत रहा है। ओके, तो यहाँ वॉल्व इस्तेमाल किए जाते हैं, दैट इज द इनलेट वॉल्व एंड द एग्जॉस्ट वॉल्व। ये सिंपल रहता है, लाइट इन वेट रहता है, लो कॉस्ट रहता है ना। ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं ये कॉम्प्लिकेटेड है, ये हैवी है, कॉस्टली है। फिर यदि बात करेंगे तो मोर पावर फॉर द सेम साइज इंजन रहता है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे लेस पावर रहती है। पिस्टन शेप जो रहता है वो क्राउन टाइप का रहता है, जबकि यहाँ का जो पिस्टन रहता है फ्लैट टाइप का रहता है। लेस इफिशियंसी रहती है, इसकी मोर इफिशियंसी रहती है। मोपेड्स, स्कूटर्स 2 स्ट्रोक्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। 4 स्ट्रोक के केस में कार, बाइक, ट्रक और बसेस इस्तेमाल किए जाते हैं। एप्लीकेशन इन थर्मल पावर प्लांट, it is the new content. Introduction: thermodynamic cycle of the steam flow, Rankine cycle, that is the ideal actual reheat, layout of the steam power plant, major component and their functions. तो व्हाट इज द स्टीम पावर प्लांट? जैसा कि आपने सभी ने सुना है, छोटे सुनते आ रहे हैं कि बिजली बनती है। तो बिजली कहाँ से बनती है? ताप विद्युत घर से बनती है। ताप विद्युत घर का मतलब होता है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। तो थर्मल पावर प्लांट वो जगह होती है जहां पे स्टीम की मदद से बिजली को बनाया जाता है। तो स्टीम पावर प्लांट आर आल्सो कॉल्ड द थर्मल पावर प्लांट। Prime movers of the steam plant may be operated either in the non-condensing or the condensing mode. In a non-condensing operation, the steam is exhausted from the prime mover. Generally, steam engine को एक्सटर्नल कंबशन इंजन भी माना जाता है, क्योंकि इसमें जो स्टीम बनती है वो आउटसाइड ऑफ द इंजन सिलेंडर बनती है। बट स्टीम इंजन यहाँ पे स्टीम टरबाइन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। तो नॉन कंडेंसिंग और कंडेंसिंग टाइप के जो आपके स्टीम टरबाइन है, नॉन कंडेंसिंग के केस में स्टीम विल बी एग्जॉस्टेड डायरेक्टली टू द एटमॉस्फेयर विदाउट कंडेंसिंग ऑफ द स्टीम in the condenser side, and in this plant condenser which is not installed. जबकि इधर पे बात करेंगे कंडेंसिंग स्टीम की, तो वहां पे कंडेंसिंग प्लांट की बात करेंगे तो स्टीम जो है आफ्टर द एक्सपांसन होने के बाद जो स्टीम रहती है वो कंडेंस होने के लिए कंडेंसर पे आती है, और कंडेंस होने के बाद वो वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट होती है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे यूज ऑफ द स्टीम पावर स्टार्टेड व्हेन इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन अ लोकोमोटिव इन्वेंटेड बाय द जेम्स वाट। तो जेम्स वाट ने इसको इन्वेंट किया था। स्टीम पावर यूज्ड टू रोटेट द प्राइम मूवर ऑफ द इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इज नोन एज अ स्टीम पावर प्लांट। स्टीम पावर को इस्तेमाल करने के लिए प्राइम मूवर का इस्तेमाल किया जाता है जो कि इलेक्ट्रिक जनरेटर चलाता है। इट इज नोन एज स्टीम पावर प्लांट। In this process, heat energy is converted into the mechanical energy and then to the electrical energy through the turbine generator system. Heat energy may be obtained by proper combustion of the commercial fuels such as the coal, gas and oil. तो इस केस में जो हीट एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है थ्रू द टर्बाइन जनरेटर system. Heat energy may be obtained by the proper combustion of the commercial fuels such as the coal, gas and oil. Thermodynamic cycle of the steam flow. From the law of thermodynamics, when the heat is transferred to the water, its enthalpy and the physical state change. As the heating is taking place, its temperature is rise and the density decreases, and the vapor formed in this process is called a steam, which is gaseous state but does not entirely follow the law of perfect gas. जैसा कि कल हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट गैस में, आपने देखा था कि जो स्टीम रहती है वो डायरेक्टली नहीं बनती है। स्टीम बनाने के लिए पहले पानी को गर्म करना पड़ता है। पानी कुछ डिग्री टेम्परेचर पे रहता है, 20 या 30 डिग्री। उसको गर्म करते हैं, उसको हम सेचुरेशन कंडीशन में पहुंचाते हैं। उसके बाद वाटर जो रहता है वो वेट स्टीम में कन्वर्ट होता है। वेट स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद उसमें स्टीम के पार्टिकल आते हैं। पार्टिकल्स आने के बाद उस स्टीम को फिर से गर्म किया जाता है, जिससे कि वो चीजें फिर आफ्टर दैट यदि आप देखेंगे तो वो चीजें फिर आपकी स्टीम के पार्ट में कन्वर्ट होती है। वाटर पूरी तरीके से गायब हो जाता है और फिर उस स्टीम को गर्म कर देते हैं तो वो सुपर हीट की केस में चली जाती है। द कार्नोट साइकिल कैन नॉट बी अप्लाइड टू स्टीम टरबाइन एज कंप्रेशन फेज डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस ए स्टीम पावर प्लांट वर्क्स ऑन द रैंकाइन साइकिल। क्योंकि कार्नोट साइकिल की कुछ लिमिटेशन है, जिससे कार्नोट साइकिल को हम रैंकाइन साइकिल में इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ द स्टीम टरबाइन में आप जो देखते हैं
कि कंप्रेशन जो प्रोसेस है वो नहीं एग्जिस्ट कर पा रही कार्नोट साइकिल के केस में, जिसके कारण की स्टीम टरबाइन रैंकाइन साइकिल पे काम करता है। अब रैंकाइन साइकिल क्या होती है? यदि कार्नोट साइकिल की लिमिटेशन थी तो रैंकाइन साइकिल क्या होती है? तो रैंकाइन साइकिल वो साइकिल है जहां पे कि इम्प्रैक्टिकलिटी एसोसिएटेड विद द कार्नोट साइकिल कैन बी एलिमिनेटेड। इसको एलिमिनेट किया जाता है जो कि डिफिकल्टी कार्नोट साइकिल पे आ रही थी बाई सुपर हीटिंग द स्टीम इन द बॉयलर। सुपर हीट कर रहे हैं स्टीम को बॉयलर के अंदर और कंडेंसिंग कर रहे हैं कंप्लीटली इन द कंडेंसर, कंप्लीटली कंडेंस करेंगे कंडेंसर के अंदर। दिस साइकिल रिजल्ट एज द रैंकाइन साइकिल विच इज द आइडियल साइकिल फॉर द वेपर पावर प्लांट। तो ये साइकिल जहाँ की रैंकाइन साइकिल को आप देख रहे हैं, इट इज आइडियल साइकिल फॉर द वेपर पावर प्लांट। द रैंकाइन साइकिल कॉन्सिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 प्रोसेस। 4 प्रोसेस से मिलकर बनी होती है रैंकाइन साइकिल, जो कि अभी आपको अगले डायग्राम में दिख जाएगा। 1 to आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन इन पंप, पंप में कंप्रेशन हो रहा है। 2 to 3 is the constant pressure heat addition in the boiler. 3 to 4 isentropic expansion in the turbine. 4 to 1 is the constant pressure heat reaction in a condenser. तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं 1 to 2 जो है ये आपका कंप्रेशन हो रहा है, तो ये पंप में कंप्रेशन हो रहा है। 2 to 3 इज द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन हो रहा है इन द बॉयलर साइड। 3 to 4 आप जो देख रहे हैं एक्सपांशन हो रहा है, ये आपका एक्सपांशन किस में हो रहा है? टरबाइन में हो रहा है। इट फॉलो द रिवर्सिबल एडियाबैटिक लॉ। एंड 4 to 1 कांस्टेंट प्रेशर हीट रिएक्शन हो रहा है कंडेंसर में। इसी चीज को टीएस डायग्राम में देखेंगे। आपका एंथैल्पी एचएस डायग्राम में भी बना हुआ है और टीएस डायग्राम में इसका बना सकते हैं। तो एचएस वर्सेस एंट्रोपी मतलब सॉरी एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम है। तो 1 to 2 कंप्रेशन जो कि आप यहाँ पे देख रहे थे वो ये हो रहा है। 2 to 3 यहाँ पे आपकी एंथैल्पी एकदम से बढ़ गई क्योंकि हीट एडिशन ज्यादा था, इसलिए एंथैल्पी बढ़ गई। तो एंथैल्पी यहाँ पे 3 पॉइंट पे सबसे हाईएस्ट है। 3 to 4 जब स्टीम को टरबाइन में एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे एक्सपांसन होने की वजह से एंथैल्पी जो है डिक्रीज होगी और हीट की क्वांटिटी कम होगी और लोएस्ट प्रेशर पर कर रहे हैं। और 4 to 1 दिस इज द लाइन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर हीट रिएक्शन, दिस इज द लाइन ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन, दिस इज द लाइन ऑफ द कांस्टेंट प्रेशर हीट रिएक्शन। तो व्हाट इज द इन अ टीएस डायग्राम? टीएस डायग्राम में आप देखेंगे तो टेम्परेचर कहाँ पे बढ़ रहा है वो इजिली मिल जाएगा। 1 to 2 is the increasing of the temperature by the compressing of the water in the pump case. 2 to 3 यहाँ तो यदि आप हीट सप्लाई करेंगे, वैसे यदि आप यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे भी सेचुरेशन टेम्परेचर बढ़ के पहले टेम्परेचर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, फिर यदि पानी को गर्म किया गया तो 99 या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गया। फिर जब स्टीम बन गई कांस्टेंट प्रेशर पे, उसके बाद जब उसको सुपर हीट किया गया तो यहाँ का टेम्परेचर आपका 200-250 डिग्री टेम्परेचर पे सुपर हीट कर दी गई। इस सुपर हीटेड स्टीम को यहाँ से एक्सपांड कर रहे हैं टरबाइन पे, ताकि हमारा जो वर्क रेशियो बढ़ जाए, जो नेट टरबाइन वर्क रेशियो है वो बढ़ जाए। उसको करने के लिए हमने सुपर हीट स्टीम बनाई। तो आफ्टर द एक्सपांसन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो ड्राइनेस की वैल्यू रहेगी 0.9 या 0.88 के आसपास मिलेगी आपको ड्राइनेस। एंड द एक्सपांसन इज टेकिंग प्लेस इन द टरबाइन इन द रिवर्सिबल एडियाबैटिक मैनर। And after that 4 to 1 condensation process is taking place in the condenser side। कंडेंसिंग प्रोसेस यहाँ पे होगी 4 to 1 में, और कंडेंसिंग प्रोसेस होने की वजह से यहाँ पे जो हीट है वो रिजेक्टेड होगी। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी। रैंकाइन साइकिल दैट इज द एक्चुअल साइकिल। यदि एक्चुअल साइकिल को यदि हमें देखना है तो रैंकाइन साइकिल के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जितनी भी डिफिकल्टीज आपकी कार्नोट साइकिल में आ रही थी उसको ओवरकम करने के लिए रैंकाइन साइकिल का इस्तेमाल किया गया। और उसके बाद भी रैंकाइन साइकिल के बाद एक और साइकिल निकल के आई थी जिसका नाम था मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल। तो जनरली क्या हो रहा था कि एक्सपांसन बहुत लंबा था, आप जो देख रहे थे यहाँ पे एक्सपांसन बहुत लंबा है। ये एक्सपांसन बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होता है टरबाइन की केस में। तो एक्सपांसन लगभग लगभग यहाँ पे या यहाँ पे फिनिश जाता है। इतना जो वर्क है ये लॉस ऑफ वर्क कहलाता है, जो आप देखेंगे यहाँ पे। ये यहाँ पे हमने स्लाइड में नहीं बताया क्योंकि इट इज अनदर सब्जेक्ट पार्ट। तो ये दिस इज द लॉस ऑफ वर्क, ये जो होता है यहाँ पे। The cycle encounter in actual device are difficult to analyze because of the presence of the complicated effect such as a friction and the absence of the sufficient time for the establishment of the equilibrium conditions during the cycle. The actual vapor power cycle differs from the ideal Rankine cycle as a result of reversibilities in various components. Fluid friction and the heat loss to the surroundings are the two common sources of the irreversibilities। तो ये irreversibilities जो आप देख रहे हैं आती रहती हैं, जिसकी वजह से
रैंकाइन साइकिल में जो एफिशिएंसी वो कम हो जाती है, इसलिए मॉडिफाइड रैंकाइन साइकिल को बताया गया है। और उसके बाद रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए रीहीटिंग मेथड, रीजनरेटिंग मेथड, या आपका बोलना चाहिए बाइनरी वेपर साइकिल, इस तरह की साइकिल को इस्तेमाल किया गया। तो फ्लूइड फ्रिक्शन होने की वजह से प्रेशर ड्रॉप होता है बॉयलर के अंदर। द कंडेंसर एंड द piping between the various components, and also the pressure at the turbine inlet is somewhat lower than that at the boiler exists due to the pressure drop in the connecting pipes. To compensate for this pressure drop, the water must be pumped to a sufficiently higher pressure than the ideal cycle. This requires a large pump and the larger work input to the pump. ठीक है, तो यहाँ पे अभी फ्लूइड फ्रैक्शन जो हो रहा है जिसके कारण से कि प्रेशर ड्रॉप है, प्रेशर ड्रॉप बॉयलर में हो रहा है, कंडेंसर में हो रहा है, और पाइपिंग बिटवीन द वेरियस कंपोनेंट, जितने भी पाइपिंग वहां सिस्टम लगे हैं उन पे कंपोनेंट पे हो रहा है। ऑल्सो द प्रेशर एट द टर्बाइन इनलेट इज समवॉट लोअर देन एट द बॉयलर एग्जिट ड्यू टू द प्रेशर ड्रॉप इन द कनेक्टिंग पाइप। सपोज दैट कि बॉयलर से स्टीम निकल के जो आ रही है वो 100 बार पे आ रही है, 100 बार की स्टीम टर्बाइन पे आते आते 90 बार की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पाइप लगा हुआ है स्टीम सप्लाई का फ्रॉम बॉयलर टू टर्बाइन यूनिट, वहां पे प्रेशर लॉस हो रहा है ड्यू टू द फ्लूइड फ्रैक्शन, या बोलना चाहिए पाइप्स वगैरह में कुछ जो आपके फ्रैक्शनल पार्टिकल्स हैं उसकी वजह से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। टू कंपनसेट फॉर दिस प्रेशर ड्रॉप द वाटर मस्ट बी पम्प टू सफिशिएंटली हायर प्रेशर देन द आइडियल साइकिल। दिस रिक्वायर ए लार्जर पंप एंड लार्ज वर्क इनपुट टू द पंप। ऐसा करने के लिए हमें जहाँ की ज्यादा पंप वर्क की रिक्वायरमेंट है, बड़े पंप की जरूरत पड़ेगी, और बड़े पंप होने की वजह से थोड़ा सा जो टरबाइन वर्क रहेगा, या बोलना चाहिए जो थर्मल इफिशिएंसी प्लांट की रहेगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। यहाँ पे आप जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ये प्रोसेस को शो कर रहा है। तो 1 to 2 जो है ये डॉटेड लाइन से शो किया गया है, जबकि 1 to 2 ये एक्चुअल प्रोसेस से शो किया गया है। तो ये एक्चुअल प्रोसेस जो हो रही है पंप के केस में हो रही है, जहाँ की आप देख रहे हैं ज्यादा आपको पंप वर्क की रिक्वायरमेंट हो रही है। सिमिलरली टरबाइन की यदि बात करेंगे तो 3 to 4 ये आपका आइसेंट्रोपिक वर्क है जो टरबाइन में हो रहा है, लेकिन ड्यू टू द फ्लूइड फ्रैक्शन एंड इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पे 3 to 4 जो है ये एक्चुअल वर्क हो रहा है। तो एक्चुअल वर्क अपॉन आइडियल वर्क ये आपका टरबाइन इफिशिएंसी कहलाती है, जबकि पंप के केस में आपका जो आइडियल वर्क है वो कम है, तो आइडियल वर्क अपॉन एक्चुअल वर्क ये आपकी पंप की इफिशिएंसी कहलाती है। ये जनरली कोई भी नहीं बताता आप लोगों को, लेकिन मैं यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि पंप और टरबाइन की इफिशिएंसी किस तरीके से निकाल सकते हैं। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जॉब भी कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे ये चीजें क्लियर नहीं हो पाती कि किस तरीके से पंप की एफिशिएंसी निकल रही है। तो 3 to 4 के केस में यहाँ पे आपको आइडियल जो है एक्सपांसन हो रहा है, जबकि एक्चुअल एक्सपांसन यहाँ पे 3 to 4 हो रहा है। तो लेस अपॉन मोर दैट इज द एफिशिएंसी ऑफ एनी डिवाइसेस इन द बोथ केसेस। तो यहाँ पे आपका लेस जो है वो आइडियल है, यहाँ पे जो लेस है वो आपका ये आप जो देख रहे हैं 3 to 4 है वो एक्चुअल है। टाइम अलार्म लग गया है। द रीहीट रैंकाइन साइकिल एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल कैन बी इंक्रीज बाय एक्सपांडिंग द स्टीम इन द टरबाइन द 2 स्टेज। स्टीम को यदि 2 स्टेज में यदि एक्सपांड किया जाता है तो उसे रीहीटिंग का नाम देते हैं, और रीहीटिंग इनके बीच में की जाती है। रीहीटिंग इज द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द एक्सेसिव मॉइस्चर प्रॉब्लम इन द टरबाइंस एंड इट इज कॉमनली यूज्ड इन द मॉडर्न स्टीम पावर प्लांट। क्योंकि स्टीम पावर प्लांट की एफिशिएंसी कम थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए हमने रीहीटिंग करनी स्टार्ट करी। तो पहली स्टेज में एक्सपांसन होने के बाद, लो प्रेशर टरबाइन में स्टीम का एक्सपांसन होने के बाद स्टीम जो रहती है उसको रीहीट किया जाता है, और रीहीट करने के लिए रीहीटर अलग से लगाए जाते हैं जहाँ पर रीहीटिंग की जाती है। और रीहीटिंग होने के बाद स्टीम को फिर सेकेंड स्टेज हाई प्रेशर टरबाइन में पास किया जाता है। The ideal reheat Rankine cycle differs from the simple ideal Rankine cycle in that the expansion process take place in 2 stages. तो 2 स्टेज में एक्सपांसन होता है। द फर्स्ट स्टेज हाई प्रेशर टरबाइन जैसे कि बात कर रहे हैं, स्टीम एक्सपांड आइसेंट्रोपिकली टू इंटरमीडिएट प्रेशर एंड सेंड बैक टू द बॉयलर वेयर इट इज रीहीटेड एट ए कांस्टेंट प्रेशर यूजुअली टू द इनलेट टेम्परेचर ऑफ द फर्स्ट टरबाइन स्टेज। आफ्टर दैट जैसे ही रीहीटर में उसकी रीहीटिंग होगी और उसका टेम्परेचर ओरिजिनल टरबाइन टेम्परेचर के बराबर लाया जाएगा, then steam then expand isentropically in the second stage to the condenser pressure. This is the diagram in which the whole working is describing temperature entropy diagram, and here the HS enthalpy versus entropy diagram is given. So 1 to 2 is the basically similarly process pump work,
and 2 to 3 is a normal heating process. Firstly is this process and by the this process and by this process. तो ये आपका इंक्रीजिंग हीटिंग का है या बोलना चाहिए इंक्रीजिंग टेम्परेचर का है. But at a constant pressure process, this is done having the heating of the steam is taking place 2 to 3. 3 to 5 stage first stage expansion है. 5 to 6 reheating है. 6 to 7 आपका second stage expansion है. 7 to 1 आपका condensation हो रहा है. 3 to 4 यहाँ पे expansion complete नहीं कर रहे हैं. expansion को यहाँ तक रोक रहे हैं. उसका second stage में यहाँ पे ये रेटिंग हो रही है. constant pressure आप जो देख रहे हैं 6 to 7 यहाँ पे expansion हो रहा है. फिर यहाँ पे ये बात करेंगे एंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी डायग्राम की. तो 1 to 2 पंप वर्क है. 2 to 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर हीटिंग है. 3 to 5 आप जो देख रहे हैं फर्स्ट स्टेज एक्सपांशन है. 5 to 6 रीहीटिंग है कांस्टेंट प्रेशर पे. 6 to 7 आपका यहाँ पे एक्सपांशन हो रहा है सेकंड स्टेज पे. और 7 to 1 ये कांस्टेंट प्रेशर पे हीटिंग हो रही है, हीट रिएक्शन हो रहा है. दिस इज द सिंपल लेआउट ऑफ द स्टीम पावर प्लांट. तो हियर इट इज अ चिमनी, एस हैंडलिंग, boiler economizer, fuel, turbine, alternator, condenser, condensate, water pump, high pressure heater, low pressure heater, boiler feed pump, condensate water pump, circulating water pump, cooling tower. तो वर्किंग कहाँ से स्टार्ट होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखने लायक है वर्किंग कहाँ से कैसे स्टार्ट हो रही है. बॉयलर और इकोनोमाइजर एक सिंगल यूनिट की तरह वर्क कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आपकी हीटिंग हो रही है वो वाटर की हो रही है, स्टीम बन रही है. तो स्टीम बनाने के लिए जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके लिए फ्यूल लगता है. तो कंबशन ऑफ फ्यूल होने के बाद एस बनती है, उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है. Fuel is supplied from the external sources in the boiler and economizer unit. After the making of steam in the boiler and economizer unit, it is passing through the turbine side. टरबाइन में उसका एक्सपांसन होगा. एक्सपांसन होने के बाद अल्टरनेटर है, यहाँ पे इनको वर्क डन मिलेगा जो कि फर्दर पास किया जाएगा ट्रांसफार्मर वगैरह को. After the expansion in the turbine, its steam will goes into the condenser side, and the condenser side, the cooling is done by the cooling tower. Water is circulated from this pump, and जो आपका यहाँ पे ठंडा पानी होगा, क्योंकि यहाँ से वो हीट लेता है, गर्म पानी निकल के आएगा, उसको यहाँ पे वापस पास कर दिया जाएगा. And condensate is collected from the condenser side, and the condensate water pump it is using. High pressure heater it is using on this side. Boiler feed pump is using for lifting of the water, and low pressure heater is using for this purpose because of the जब आपका हाई प्रेशर हीटर इस्तेमाल करके बॉयलर में पहुंचा जाएगा तो चूंकि स्टीम के रूप में आपका यहाँ पे बॉयलर में बनती है, तो कोशिश करेंगे कि पानी जो है आपका वो गर्म पानी मिले. चिमनी इज यूजिंग फॉर द exhaust of the gases. This is the simple layout of the typical steam power plant. Thank you. This is the concept using in the ICE engine and application in the thermal power plant. If any doubt related to today session, you can ask directly. Time remaining is only 4 minutes. Tomorrow started the refrigeration air conditioning class. Any doubt from the student side? सर रॉकेट ये सब सर एयरक्राफ्ट में आता है. जी जी जी, एयरक्राफ्ट वाला वो फंडामेंटल है, वो दुनिया अलग है एकदम, वो दुनिया अलग है. वहां पे जेट प्रोपल्शन वगैरह के सिस्टम में अप्लाई किया जाता है. और बताइए, और बताइए.